हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर वेल इन दिस कोरोना पेंडेमिक। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझेंगे। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही पहले सबसे पहले आपको जानना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होंगे, तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कि एल्केन्स क्या होते हैं, उसके बाद अपन पढ़ेंगे बेंजीन्स क्या होते हैं, एरिन्स क्या होते हैं, फिर उसका स्ट्रक्चर कैसे डिराइव हुआ। ठीक है, केकुले ने क्या बताया, क्लॉज ने क्या बताया। ठीक है, तो अभी सबसे पहले देखते हैं अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं? वे कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेंड होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वे होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग से प्राप्त होते हैं, नॉन लिविंग थिंग से प्राप्त होते हैं। ठीक है, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, या मिनरल्स बोलो, जैसे कि NaCl है, या आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो ये सारे कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट चट्टानों से प्राप्त होता है हमें, NaCl समुद्र से प्राप्त होता है, तो ये क्या है? नॉन लिविंग्स। ठीक है, अब आगे आ जाओ, आपका क्या है? एक साइंटिस्ट थे लिवोजियर, लिवोजियर नाम के साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्पेसिफिक डेफिनेशन दी। क्या बोला उन्होंने? कि कंपाउंड्स which are obtained from animal, plant and vegetable sources essentially they contains कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये कंपाउंड्स, ये एटम्स या ये एलिमेंट्स जिस भी कंपाउंड्स में मिलेंगे उनको अपन क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये लिवोजियर जो थे, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि लिवोजियर द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इज नोन एज। ठीक है, लिवोजियर को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, अब आपको सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो बताना नहीं है। ठीक है, सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या आता है बेटा? सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं आपके प्लांट्स, एनिमल्स, पेट्रोलियम एंड आपका कोल टार। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं कि भाई प्लांट से हमें क्या मिलता है? सेल्यूलोज मिलता है, शुगर मिलता है। शुगर में क्या है? ग्लूकोज है, और ग्लूकोज किसका बना है? C6H12O6। ठीक है, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। एनिमल से हमें क्या मिलेगा? एनिमल से मिलेगा हमें प्रोटीन। प्रोटीन किसका बना होता है? प्रोटीन बना होता है मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड। भाई ढेर सारे अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, तो मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, अब अमीनो एसिड की क्या पहचान होती है? अमीनो एसिड की भी वही पहचान होती है कि एक कार्बन पर अमीनो ग्रुप लगा है और इसी कार्बन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हो, इसको बोलते हैं अमीनो एसिड। यह सबसे स्मॉलेस्ट
अमीनो एसिड, इसको बोलते हैं ग्लाइसिन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड इज नोन एज ग्लाइसिन। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए आप, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो इन तीनों चारों चीजें के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप कोलदार की तरफ जाएंगे तब भी उसमें भी दिखेगा आपको, क्या दिखेगा? बेंजीन, टॉलुइन, जाइलिन। ठीक है, बेंजीन दिखेगा, टॉलुइन दिखेगा, ठीक है, जाइलिन दिखेगा। ठीक, तो अब यहां पे आते हैं अपन किस पे? और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया बेटा? देखो क्या बताया हमने सबसे पहले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? द कंपाउंड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्सेज या लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उनको क्या बोलेंगे अपन? ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक क्या होते हैं? जो नॉन लिविंग या मिनरल से प्राप्त होते हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो स्पेसिफिक डेफिनेशन किसने दी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की? लेवोजियर ने, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या था? कोल-tar, प्लांट्स, एनिमल एंड पेट्रोलियम सोर्सेज। पेट्रोलियम सोर्सेज में ऑक्टेनॉल वगैरह आएंगे, ठीक है, वो बाद में बता देंगे हम। आगे देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने प्रकार के होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं मेनली दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओपन चेन, एंड एक होता है साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है बेटा, तो ओपन चेन को ही क्या बोलते हैं? एलिफेटिक कंपाउंड। ओपन चेन को ही क्या बोलते हैं? एलिफेटिक कंपाउंड। ठीक है, यही क्या होते हैं? या तो कार्बन की स्ट्रेट चेन होती है, कार्बन की इसमें स्ट्रेट चेन होती है, या ब्रांच चेन होती है। ठीक है, लेकिन इन्हीं को क्या बोलते हैं अपन? ओपन चेन या एलिफेटिक। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बेटा? एक होता है होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, होमोसाइक्लिक का दूसरा नाम है बेटा कार्बोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक। अब इन्हें कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक ही क्यों बोलते हैं? कि ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन एटम ही पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप ये देखिएगा साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर है, साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर है, तो इसमें सिर्फ कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन, तो इनको क्या बोलते हैं? होमोसाइक्लिक कंपाउंड या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को कैसे डिफाइन करेंगे अपन? इस साइक्लिक कंपाउंड कंटेन्स वन और मोर एटम अदर देन कार्बन। मतलब इनमें क्या होता है कि ये ऐसे साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, ठीक है, तो सल्फर हो, ठीक, इस तरह के कंपाउंड भी होते हैं। ठीक, अब जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड था उसमें अपन एग्जांपल देखते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड में। तो जैसे कि अपन ने बताया साइक्लोपेंटेन, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? अपन ओवरऑल इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? आपके होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन का क्या स्ट्रक्चर होगा? ये बेंजीन नहीं है बेटा। ठीक है, बेंजीन कब होगा? जब इसमें ये आ जाएगा, तो अभी ये बेंजीन नहीं है। ठीक है ना, ठीक, वो कब होगा इसमें बेंजीन? इसको कब बोलेंगे अपन? ये अभी ये साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, अब जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या आएगा आपका? हेट्रो मतलब अदर देन
कार्बन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। सपोज ये 4 कार्बन है, उसके साथ में अपन ने एक नाइट्रोजन लगा दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? आप सभी इससे वाकिफ हो कि ये कंपाउंड कौन सा है? पायरोल है। क्या है? पायरोल। ठीक, अगर हम इसी में पायरिड एक नाइट्रोजन और जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? पायरिडीन। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन के अलावा और कोई दूसरा एटम हो उसको अपन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अब यह होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक भी 2 प्रकार के होते हैं। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होमोसाइक्लिक कौन से होते हैं बेटा? एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक भी क्या होते हैं? एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब एलिसाइक्लिक का क्या मतलब है? एलिसाइक्लिक का मतलब ये होता है बेटा कि ये साइक्लिक कंपाउंड तो है लेकिन एरोमेटिक नहीं है। जैसे साइक्लोहेक्सेन, भाई साइक्लिक तो है लेकिन एरोमेटिक नहीं है। यहीं अपन बनाएंगे क्या? बेंजीन। तो यह साइक्लिक भी है और एरोमेटिक भी है, और कार्बन कार्बन सारे एटम क्या है इसमें? कार्बन है, तो यह क्या कहलाएगा? होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। इसी प्रकार हेट्रोसाइक्लिक में भी क्या होता है? जैसे पायरोलिडीन है, ये पायरोलिडीन है। ठीक है, जब पायरोलिडीन बनाते हैं अपन तो ये क्या होता है? सैचुरेटेड होता है। ठीक, और यहाँ पर जैसे एरोमेटिक की बात करें तो जैसे ये पायरोल है, डबल बॉन्ड और ये एक है, तो भाई ये क्या है? एरोमेटिक है। अब ये पायरोल एरोमेटिक कैसे है? भाई इसमें तो 3 पाई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, फिर भी इसको एरोमेटिक क्यों बोल रहे हैं? अभी अपन जब ये पढ़ेंगे, हकल जरूर पढ़ेंगे, तो इसमें अपन बताएंगे कि यार ये एरोमेटिक कंपाउंड क्यों है। ठीक है ना। अब यहां देखिए, फ्यूरेन। ठीक, तो इसमें भी क्या है आपका? फ्यूरेन में भी क्या है? 4 कार्बन एटम, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और एक ही क्या है? ऑक्सीजन है। तो यह भी किस में आएगा? एरोमेटिक कंपाउंड में आएगा। ठीक है, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आएगा। और इसमें भी क्या है? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यह भी क्या कहलाएगा? एरोमेटिक। अभी इसकी एरोमेटिसिटी क्यों होती है, कैसे होती है, अभी हम बताएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एल्केन्स की। सबसे पहले आप ये जान लो कि एल्केन्स क्या होते हैं। एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन्स को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज एल्केन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज एल्केन्स। ठीक है, और एल्केन्स को अपन दूसरी तरफ से कैसे डिफाइन करते हैं कि इन्हें बोलते हैं पैराफीन। पैराफीन्स। पैराफीन्स भी बोलने का क्या कारण है बेटा? पैरा मतलब होता है लिटिल और एफिन्स मतलब एफिनिटी। ठीक है, दे हैव लिटिल एफिनिटी, मतलब ये थोड़े से कम रिएक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? पैराफीन्स। अब एल्केन्स में भी क्या होता है? जो पहले कार्बन से लेके चौथे कार्बन तक वाला एल्केन्स होता है, मतलब CH3 से लेके ब्यूटेन तक। ठीक है, मतलब मेथेन हो गया आपका, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया और ब्यूटेन हो गया। ये चारों क्या होते हैं? गैस होते हैं। ये चारों क्या होते हैं? गैसेस होती है। ठीक है, अगले जो 13 मेंबर्स है एल्केन्स के, अगले जो नेक्स्ट 13 मेंबर होते हैं एल्केन्स के, वे होते हैं लिक्विड। सपोज कार्बन नंबर 5 से लेके कार्बन नंबर 17 तक, मतलब आप बोल सकते हैं कि पेंटेन्स से लेकर हेक्साडेकेन तक, पेंटेन से लेके हेक्साडेकेन तक के क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। और
C18 से लेके, मतलब कार्बन नंबर 18 से लेके अबोव इनकी सॉलिडिटी बढ़ती जाती है। और ये किस में कन्वर्ट होते हैं, सॉलिडिटी इंक्रीज होते जाती है, तो ये किस में कन्वर्ट होते हैं, वैक्सेस में कन्वर्ट होते जाते हैं। जैसे कि पैराफिन वैक्सेस, पैराफिन वैक्सेस, पैराफिन वैक्सेस, तो इसमें क्या है C25, C25H52, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है पैराफिन वैक्सेस का। तो मतलब जितनी जितनी देखो, फर्स्ट 4 मेंबर क्या होते हैं, गैस होती है, फिर सेकंड 13 मेंबर्स क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, फिर आपके वैक्सेस आ जाते हैं, ठीक है। तो इतना ही हमें एल्केन्स में देखना है। अब एल्केन्स में क्या है, एल्केन्स की एक प्रॉपर्टी ये है कि भाई इसके जो जितने भी कार्बन्स होते हैं वे sp2 sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, ठीक है। सारे एल्केन्स, जितने भी एल्केन्स होते हैं उनमें sp3 हाइब्रिडेशन पाया जाता है, ठीक है। ये आपके नॉलेज के लिए ऐसे ही बता दिया, देख लीजिएगा। अब आते हैं आपको किसके लिए, एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरफ आते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, मतलब अपन किसी बात कर रहे हैं, अपन बेंजीन की या एरिन्स की बात कर रहे हैं, बेंजीन की या एरिन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेंजीन का क्या फार्मूला होता है, सबको पता है, C6H6। अब जब इसका जब स्ट्रक्चर डिराइव हो रहा था तब बहुत सारी दिक्कतें आई साइंटिस्ट को कि यार इसका स्ट्रक्चर रखे कैसे रखा जाए, क्योंकि अभी आप देखोगे कि C6H6 बनाना है हमें, तो ये अगर आप इसको इस तरह से बनाओगे, इसको इस तरह से बनाओगे, तो यहाँ पे 6 कार्बन तो हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए। अब डबल बॉन्ड कहाँ मेंशन करोगे, ये डबल बॉन्ड, 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 तो ये स्ट्रक्चर तो सेटिस्फाई होगा ही नहीं, क्योंकि वो एरोमेटिसिटी को वो नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो केकुले आए, उससे पहले आपका डेवर्स आए, उससे पहले आपका क्लॉज आए, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले डेवर्स नाम के साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने यह स्ट्रक्चर दिया बेंजीन का, कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होना चाहिए। लेकिन यह एरोमेटिसिटी को प्रमोट नहीं कर रहा था, एरोमेटिसिटी को प्रमोट नहीं कर रहा था, ठीक है। फिर आया आपके क्लॉज ने यह स्ट्रक्चर दिया बेंजीन का, कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होना चाहिए। यह भी बेंजीन की एरोमेटिसिटी को फुलफिल नहीं कर रहा था, ठीक है। फिर आए बेयर्स, जो अपन बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी पढ़ते हैं ना, तो उसमें आए बेयर्स नाम के साइंटिस्ट, और बेयर्स नाम के साइंटिस्ट ने यह स्ट्रक्चर दिया बेंजीन का इस तरह से। तो यह भी फुल्ली सेटिस्फाई नहीं हो रहा था किससे, एरोमेटिसिटी से, ठीक। फिर केकुले आए, अगस्ट केकुले ने एक रिंग सपोज करी कि यह स्ट्रक्चर बेंजीन का हो सकता है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी है। आप देख पा रहे हो कि डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी है, ठीक है। आप हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन देख सकते हो इसमें, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, नंबर ऑफ कार्बन 6, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कंपाउंड शुड बी ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर का क्या मतलब होता है, ट्राइगोनल प्लेनर का क्या मतलब होता है कि तीनों दिशाओं में उसका बॉन्ड एंगल सेम होना चाहिए, तीनों दिशाओं में उसका बॉन्ड एंगल सेम होना चाहिए। तो देखते हैं इसका बॉन्ड एंगल कैसे तीनों दिशाओं में सेम था, इसको अपन एलोबरेट करके बनाते हैं अच्छे से। ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। डबल बॉन्ड, सब जगह डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक। तो ये देखना, ये जो कार्बन और ये हाइड्रोजन के बीच का एंगल है, ये कितना होता है 120। इधर से देखोगे, ये तो आप अगर रफ कॉपी पे भी ड्रॉ करोगे ना, और स्केल से उसे कैंपस से आप नापोगे ना, तब भी 120 डिग्री ही दिखेगा आपको, 120 डिग्री। और इस साइड से देखोगे तब भी
120 डिग्री ही दिखेगा। ये तीनों दिशाओं में सेम है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, ट्राइगोनल प्लेनर। अब बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की। ठीक, तो यह जो स्ट्रक्चर था बेंजीन का, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वाला, यह मोस्ट एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर था। हालांकि था ये भी हाइपोथेसिस ही, ठीक है, लेकिन यह मोस्ट एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर था बेंजीन का। ठीक है, इसमें भी कुछ कमियां थी, जैसे यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल था, ये जो है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो थी बेंजीन में कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉन। कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉन। और ये जो है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, तो लेकिन जो नॉर्मल एल्कीन होते हैं उनकी भी बॉन्ड लेंथ, जो नॉर्मल एल्कीन होगा उनकी भी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 1.34 ही होती है। तो यह केकुले क्या आज तक भी इसको कोई कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं कर पाया कि ये ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ दोनों जगह सेम होती है। तो यहाँ पर फिर भी ये जो इसके कंपैरिजन में देखे अपन, जो अपने क्लॉज थे, अपना बेयर थे, ठीक है, अपना डेवर थे, तो ये क्या है, इनके कंपैरिजन में यह स्ट्रक्चर काफी हद तक के रिजेंबल कर रहा था एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन को, इसलिए यह मोस्ट एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, और आज तक अपन यही पढ़ रहे हैं। अब आते हैं किस पे, एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन। एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन। ठीक है, अब बेंजीन की एरोमेटिसिटी दो प्रकार से डिफाइन की जाती है। एक तो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, और एक आता है इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, एक आता है किसका, क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और एक होता है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है उसमें तो हमने बताया था कि डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये डी लोकलाइज होना चाहिए। अब वो कैसे होता है वो देखते हैं। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब देखना यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे बनता है तो इसका एक आइसोमर भी बन जाता है बेंजीन का। ठीक है, ये आपने एक स्ट्रक्चर बनाया बेंजीन का। ठीक, तो ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो रहा होगा, ये बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो रहा होगा, ये बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इस तरह से बन जाएगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। तो ये दोनों क्या हुए, एक दूसरे को आइसोमर हो गए, एक दूसरे के आइसोमर हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे जो आता है ये (135) हेक्सा ट्राइइन, इसको क्या बोलते हैं, 135 हेक्सा ट्राइइन। बेंजीन को अपन ऐसा बोले कि आईयूपीएसी नेम ऑफ बेंजीन क्या है, तो ये क्या है, 135 हेक्सा ट्राइइन। ठीक, अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो है इसका, अपन इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जब ये घूम रहे होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन जब घूम रहे होते हैं तो ये कुछ इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं, इस तरह से बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, एक बॉन्ड ऐसे बनेगा, एक बॉन्ड ऐसा बनेगा, एक बॉन्ड ऐसा बनेगा, और एक बॉन्ड ऐसा बनेगा। तो अपन इसको ओवरऑल कैसा लिख सकते हैं, ऐसा घूमता हुआ सर्किल टाइप का। बेंजीन में इस तरह से सर्किल टाइप का जो इलेक्ट्रॉन का इन्वायरमेंट होता है वो सर्किल टाइप का होता है, क्योंकि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होते रहता है। ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होते रहता है। अब इसको अपन कॉपी और पेन में देखते हैं, ठीक है, वो इस तरह से ही बनाया जाता है सर्किल। ठीक, तो ये एक्चुअली कैसा होता है, इस तरह से होता है, लेकिन हम क्या है थोड़े से
आलसी टाइप के तो हम क्या बना लेते हैं इस तरह से, ठीक। तो ये होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, इस तरह से बनाया जाता है, ठीक। अब जो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है तो उसमें क्या लगता है, रेजोनेंस एनर्जी लगती है, रेजोनेटिंग एनर्जी लगती है, रेजोनेटिंग एनर्जी। तो बेंजीन में जितनी एनर्जी कम होगी उतना कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। कोई भी कंपाउंड हो, चाहे बेंजीन हो, चाहे कोई दूसरा कंपाउंड हो, चाहे नेप्थालीन हो, चाहे आपका एंथ्रासीन हो, जितनी एनर्जी कम लगेगी उतना ही कंपाउंड स्टेबल होगा, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कितना होता है, हमेशा याद रखना, जो एनर्जी होती है वो होती है 147 किलो जूल पर मोल। ये हमें याद रखना है, कितनी होती है 147 किलो जूल पर मोल इसकी एनर्जी लगती है, ठीक है। अब आते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पे, इस पे आते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बेंजीन, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम बेंजीन का स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है, ठीक। अब बेंजीन को हम कुछ इस तरह से ही बना सकते हैं, ठीक है। ये कार्बन है, ये भी 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 कार्बन, 6 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन भी होंगे, ठीक। अब होता क्या है, जो p ऑर्बिटल होता है प्रत्येक कार्बन का वो क्या होता है, हाफ फिल्ड होता है, वो होता है खाली, होता है वेकेंट। जो p ऑर्बिटल होता है वो होता है वेकेंट। तो ये क्या करता है p ऑर्बिटल, देखिएगा, जो अपने एडजेसेंट कार्बन होता है उससे क्या होता है बॉन्ड बना लेता है, अपने एडजेसेंट कार्बन पे क्या होता है बॉन्ड बना लेता है, ये यहां से इस तरह से, ठीक है। एडजेसेंट कार्बन पे इसने बॉन्ड बना लिया तो ये क्या हो गया, डी, ये स्प्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो गया, पाई बॉन्ड भी बन गए, ठीक। तो ये क्या होता है, ये जो p ऑर्बिटल होते हैं ये होते हैं खाली, तो ये क्या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसमें हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे डीलोकलाइज होते रहेंगे, इस तरह से इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे, किस तरह से, इस तरह से डीलोकलाइज होते रहेंगे, इसमें भी और इस साइड भी, ठीक है। तो दिस डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिएगा यहाँ पे, दिस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस, ठीक है, इज कॉल्ड रेजोनेंस, ठीक है। अब यहां पर जैसे डीलोकलाइजेशन होगा तो इसकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी, और अगर एनर्जी कम होगी तो कंपाउंड स्टेबल रहेगा, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी कम होगी तो उसका कंपाउंड क्या होगा, उतना ही स्टेबल रहेगा, कंपाउंड स्टेबल रहेगा, ठीक। अब हम बात करते हैं किसकी, जब भी हम बेंजीन की बात करें तो हम हमेशा क्या क्या पढ़ते हैं उसमें, ESR रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अगर हुई तो बेंजीन रिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। तो हम हमेशा क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। तो अभी अभी जब हम इलेक्ट्रोफाइल बताएंगे तब इसको डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक। अभी आ जाओ एरोमेटिक कैरेक्टर, ठीक है। एरोमेटिक कैरेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, हकल्स रूल के द्वारा, एरोमेटिक कैरेक्टर, हकल रूल। तो किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए, किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए हकल्स रूल को फॉलो करना जरूरी होता है। किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए इट शुड बी फॉलोस, इट शुड बी फॉलो हकल रूल। अब हकल्स रूल क्या होता है, हकल रूल में होता क्या है कि अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल कंपाउंड, 3 पॉइंट याद रखना हमें, कंपाउंड शुड बी ट्राइगोनल प्लेनर, कंपाउंड शुड बी ट्राइगोनल
प्लेनर। ठीक है। दूसरा, कंप्लीटली डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, कंप्लीटली डीलोकलाइजेशन मतलब पाई इलेक्ट्रॉन उसमें घूमना चाहिए। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। और तीसरा क्या है, इट शुड बी फॉलोज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। भाई इसका क्या मतलब है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का? भाई ट्राइगोनल प्लेनर तो हमें पता है कि ट्राइगोनल प्लेनर मतलब वो 120 डिग्री का होना चाहिए बॉन्ड एंगल। ठीक है। कंप्लीटली डीलोकलाइजेशन का मतलब है कि भाई बेंजीन रिंग है, उसमें आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज हो रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर हो रहा है। ठीक। लेकिन ये इसका क्या मीनिंग है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का? इसका मतलब है यहाँ पे जो n होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में जो n है, n = होता है रिंग। ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना बेटा, ये जो बेंजीन है, ठीक है, इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड है, दिख ही रहा है आप लोगों को। ये देखो, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, तो 3 पाई बॉन्ड है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक। तो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये समझना है हमें। ठीक है। तो यहां ध्यान देना कि 4, यहां का 4 ये लिया अपन ने। n की वैल्यू क्या है? रिंग कितनी? n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ रिंग को। ठीक है। तो यहाँ बेंजीन कितनी रिंग है? 1 रिंग है, यहाँ पर ने इंटू 1 किया, प्लस क्या है 2 है तो 2 लिख दिया। पाई इलेक्ट्रॉन कुल मिलाकर कितना हुआ? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है। आपका कंप्लीटली डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक। और यह ट्राइगोनल प्लेनर भी है। क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर भी है। ठीक है। तो इसीलिए क्या है, बेंजीन जो है एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक। बेंजीन क्या है आपका? एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है। अब यहां पे क्या है, एक चीज और आती है आपकी, जैसे पायरोल है। अपन नॉर्मली क्या है, पायरोल को इस तरह से बना देते हैं, पर ये गलत है बेटा। हम पायरोल को, हमें या पायरोल हो या कोई भी 5 मेंबर रिंग हो, उसको हमें इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए, हमेशा इस तरह से। ठीक है। इसको हमें इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो अब ये इसमें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख ही नहीं रहे भाई, पायरोल में कहाँ दिख रहे 6 पाई इलेक्ट्रॉन? लेकिन यह भी एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास में क्या है? लोन पेयर है। जब नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर होता है, और जब यह लोन पेयर, ध्यान से सुनना बेटा, ये यही चीज है बेटा। यहाँ पे क्या होता है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गांधी जी दिखते हैं मतलब दिखते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या, जब डीलोकलाइज हो रहा है, जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है तो उसको हम पाई बॉन्ड कंसीडर करते हैं या पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं। ठीक है। और जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं हो रहा है, जब यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड मानते हैं। ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना इस बात को कि यहां पे क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या है या पाई इलेक्ट्रॉन क्या है? डीलोकलाइज हो रहे हैं। देखो, 2 इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है। ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन ये है, और यहां लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? मूवमेंट करने लगेगा, डीलोकलाइज होने लगेगा, या तो इस साइड जाएगा या इस साइड जाएगा। तो यह बॉन्ड कहां शिफ्ट होगा? यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक। तो ये क्या हो गया, इसकी भी जो बॉन्ड लेंथ है 120 डिग्री की है तीनों, यह भी क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर कहलाएगा। ठीक है। यहां पे भी कंप्लीटली डीलोकलाइजेशन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का, तो यह भी एक कंडीशन ये भी फॉलो हो रही। अब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है कि नहीं? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है कि नहीं? तो यहाँ 4 लिख दो। नंबर ऑफ रिंग कितनी है? 1 है, +2 लिख दो,
पाई इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, एक इलेक्ट्रॉन ये, दो इलेक्ट्रॉन ये, दो ये और दो ये, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ ये भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। एक क्वेश्चन आया था नाइपर में कि कौन सा कंपाउंड, नाइपर या तो 2013 या 14 में आया होगा, ठीक है, कि जो साइक्लोपेंटा डाई इन एनायन लिख रहे हैं, साइक्लोपेंटा डाई इन एनायन, ठीक है, एरोमेटिक है या नहीं। तो देखते हैं क्या कैसे वो एरोमेटिक था या कैसे वो एरोमेटिक नहीं था, ठीक है। अब बनाते हैं इसको, CH2 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 CH2, ठीक है, क्या बन गया, साइक्लोपेंटेन। अब क्या बोल रहा है, डाइन बोल रहा है, तो डाइन मतलब यहाँ पे क्या करो, दो डबल बॉन्ड लगा दो, तो ये हट जाएंगे, एक हट जाएंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, एन आयन, एन आयन मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, तो CH2 CH इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी डीलोकलाइज होगा, तो यह भी क्या कहलाएगा, इसको अच्छे से कर देते हैं, इसको अच्छे से बना रहे हैं, ठीक है। ठीक, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक पाई इलेक्ट्रॉन ये है, एक पाई इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक पाई इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और ये भी जो लोन पेयर है यह भी डीलोकलाइज होते रहेगा। तो साइक्लोपेंटाडाइन भी क्या है, एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है, क्योंकि यहाँ पर भी ये भी क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है, और यह एरोमेटिक कैरेक्टर शो कर रहा है। अब हम बात करते हैं नेप्थालीन की या एंथ्रासिन की, ठीक है, वहां 4n+2 आपको समझ में आएगा वहां से कि ये 4n+2 कैसे फॉलो कर रहा है। हम बनाते हैं क्या, नेप्थालीन, ठीक है, दो बेंजीन, दो फ्यूज बेंजीन रिंग को क्या बोलते हैं अपन, नेप्थालीन। तो ध्यान देना, यहां देखिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन, कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, 5 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, 5 पाई बॉन्ड मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये तो बेंजीन जैसे ही दिख रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से कि ये ट्राइगोनल प्लेनर तो होगा ही होगा, ये जो बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री का ही है यहाँ पर। तो एक कंडीशन तो हक्कल्स रूल के अकॉर्डिंग इसने फॉलो कर ली है कि यह ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, यहां पर भी क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, ठीक है, इधर भी जाएगा, ठीक है, इधर भी जाएगा, तो कंप्लीटली डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, यह कंडीशन भी फॉलो हो गई। अभी 4n+2 क्या है, ठीक है, अब देखते हैं 4n+2 को यह फॉलो करता है कि नहीं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को। तो कितनी रिंग थी इसमें, नेप्थालीन में कितनी रिंग थी, 2, ठीक, 2 रिंग थी, तो यहां पर ने n की जगह क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, ठीक है, +2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितना हो गया 10 पाई इलेक्ट्रॉन। यहां पर ने क्या देखा था, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर भी निकल आया, 4n+2 फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यह तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है हकल्स रूल की, इसलिए नेप्थालीन भी क्या है, एरोमेटिक है। और थोड़े बड़े कंपाउंड की तरफ जाते हैं, एंथ्रासिन की तरफ जाते हैं। एंथ्रासिन का स्ट्रक्चर क्या है, 3 फ्यूज बेंजीन रिंग लगा दो तो क्या बन जाएगा, एंथ्रासिन। अब यहां कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, 7 पाई बॉन्ड दिख रहा है, 7 पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब यह देखो बेंजीन है, तो यहाँ पे देखो ये सब ट्राइगोनल प्लेनर तो है ही है, ठीक, ये आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक। यहाँ पे आपका डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन यह भी हो रहा है, ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो ही रहा है, ठीक, ये भी समझ में आ गया।
अब बात करते हैं 4n+2 की, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की। यहां ध्यान देना 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, कितनी रिंग थी एंथ्रासिन में? 3। जब 3 रिंग थी तो यहां क्या लिखेंगे अपन? 4 × 3 + 2, ठीक है, कितना आया? 14 इलेक्ट्रॉन है। अपन ने क्या देखा था यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे 14 आना चाहिए, 14 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यह भी क्या है? एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है। अब बात करते हैं क्या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी रहेगा? ऐसे कंपाउंड जिनमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, जिनमें ट्राइगोनल प्लेनर भी है, लेकिन वह 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। जैसे साइक्लोहेप्टाट्राइन, जैसे साइक्लोहेप्टाट्राइन, यहां आप देखोगे कि ये क्या है? ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड ये है, फिर अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है, यहां पर भी डबल बॉन्ड है, ठीक। और यहां पर क्या है? एक एनायन है, ठीक। तो यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन प्रॉपर नहीं हो पाते हैं। 120 का बॉन्ड एंगल भी होगा, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 2 गैप आ गए, ये देखिएगा, ये गैप आ गया, 2 बॉन्ड आ गए, तो यहाँ पर क्या होगा? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली नहीं हो पा रहा है। पर डीलोकलाइज तो हो रहा है, लेकिन वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या है? यह एरोमेटिक नहीं है। भाई आपको क्वेश्चन भी इसी तरह से आते हैं कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं आपको कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, ठीक है, या कौन सा नॉन एरोमेटिक है। तो इस तरह से आपको उसको सॉल्व करना है। 3 चीज याद रखना है। कौन कौन सी? हकल्स रूल में फिर से बता रहा हूं, ठीक है। क्या कंपाउंड शुड बी ट्राइगोनल प्लेनर? ट्राइगोनल प्लेनर का क्या मतलब बताया था मैंने कि तीनों दिशाओं में जो उसके बॉन्ड होंगे, तीनों दिशाओं में उसके जो बॉन्ड होंगे वह 120 डिग्री का होना चाहिए, ठीक। उसके बाद मैंने क्या बताया था? उसके बाद बताया था कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक। फिर इट शुड बी फॉलो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ n से क्या है? n से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। n क्या है? यहाँ पर नंबर ऑफ रिंग है, नंबर ऑफ रिंग। तो आप बेंजीन में देखोगे तो बेंजीन में नंबर ऑफ रिंग एक ही आएगी, नेप्थलीन में देखोगे तो 2 आ जाएगी, ठीक है, और नेंथ्रासिन में देखोगे तो 3 आ जाएगी, फिनेंथ्रीन में भी देखोगे तो 3 आ जाएगी। तो उसके हिसाब से उसका इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, भाई वो कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है ये आपको पता चल जाएगा, ठीक। अब जैसे साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटाडाइन है, ठीक है, साइक्लोब्यूटाडाइन। अब देखो यहां पर क्या है? अल्टरनेटिव तो है, अल्टरनेटिव तो है, 1-2 इलेक्ट्रॉन है, 2 डबल बॉन्ड है, भाई ये यहां से इस तरह से बॉन्ड भी बन रहा है, कुछ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह से बनता है इसका, साइक्लोब्यूटेन का। लेकिन यह हकल्स रूल को फॉलो नहीं करता, हकल्स रूल को ओबे नहीं करता, इसलिए यह एरोमेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन ही होंगे, ठीक है। तो यह हकल्स रूल को फॉलो नहीं करता, ठीक है। अब एक बात आती है, एक चीज आती है कि बेंजीन जो है प्लेनर है और साइक्लोहेक्सेन नॉन प्लेनर है। क्यों? बेंजीन प्लेनर है और साइक्लोहेक्सेन नॉन प्लेनर है। क्यों? तो अब आपको बात याद दिला दूं बेयर्स की, जो बेयर ने वो स्ट्रक्चर प्रपोज करा था ना, इस तरह से वाला स्ट्रक्चर, एक्चुअली वो बेयर स्ट्रेन थ्योरी को समझाना चाह रहे थे, बेयर स्ट्रेन थ्योरी को समझाना चाह रहे थे। अब यहाँ पे बेयर, अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी, हमारा जो बेंजीन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, चेयर या बोट फॉर्म में होता है, ठीक है, चेयर या बोट फॉर्म में होता है।
तो ये दिख रहा है फेसबुक के मैसेंजर के समान, ठीक है। अब जो नॉर्मल व्यक्ति होता है वो चेयर फॉर्म को क्या बोलता है, चेयर फॉर्म, ठीक है। हम बोलते हैं उसको बेंजीन, ठीक है, बेंजीन। तो जो फेसबुक का मैसेंजर होगा उसने, आपने देखा होगा कि इस तरह से साइन बना हुआ होता है, वो किसका है, बेंजीन का है, ठीक है। हालांकि वो पता नहीं किस चीज का है, लेकिन ये बेंजीन का ही है। नॉन प्लेनर इसलिए बोल रहे हैं साइक्लोहेक्सेन को, क्योंकि यहाँ पे क्या है, CH2 CH2 CH2, हर जगह CH2 लगा हुआ है। तो ये सब अपना अपना क्या है, इसकी स्ट्रेन जो है यहाँ पे कम हो रही है। तो ये स्ट्रेन, ये अपना अपना स्ट्रेन को कम कर रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है कि उतना वो बॉन्ड बन ही नहीं पा रहा है, उसने उतनी स्ट्रेंथ आ ही नहीं पा रही है उसमें, इसलिए क्या है, यह नॉन प्लेनर है, ठीक है। इतना है समझ में। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, फिर से हकल्स रूल से दिखा देते फिर से ना। हकल्स रूल क्या बोलता है कि किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए, किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए 3 चीजों को फॉलो करना जरूरी होता है, ठीक है। कंपाउंड शुड बी ट्राइगोनल प्लेनर, completely delocalization of pi electron and it should be follow 4n plus 2 pi electron। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था अभी किसका, बेंजीन का दिया था ना, पायरोल का दिया था, पायरोल का दिया था कि भाई पायरोल का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, ना कि इस तरह से होता है। ये अपन बना लेते हैं कॉपी में, पर ये गलत है, ठीक है। हमेशा उसका स्ट्रक्चर हमें ऐसा बनाना चाहिए, ठीक, ताकि वो दिखे आपको कि ये 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, ठीक। फिर हमने पायरोल में बताया था कि अगर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का, अगर ये डीलोकलाइज हो रहा है तो इसको अपन पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे, पाई बॉन्ड कंसीडर करेंगे। अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं हो रहा है तो हम इसको सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करते हैं, ठीक है। ऐसे ही फ्यूरिन के केस में होता है, ठीक है, ऐसे ही थायोपिन के केस में होता है, होते सारे एरोमेटिक ही है, ठीक है। अब नेप्थलीन में ये चीज देखी हमने कि यार देख लिया कि यार ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है कि नहीं 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन के द्वारा, तो यहाँ पे भी वही चीज है, ठीक है। एंथ्रासिन में भी वही चीज हो रही है कि 7 पाई बॉन्ड है, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 14 इलेक्ट्रॉन 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन से आ रहे हैं कि नहीं, यह भी देख लेते हैं, ठीक है। साइक्लोहेप्टाट्राइन नॉन एरोमेटिक है, ठीक है, या इसे अपन एंटी एरोमेटिक भी कह सकते हैं, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि इसमें क्या है, आधे हकल्स रूल को ये ओबे कर रहा है और आधे आधे रूल को ओबे नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको एंटी एरोमेटिक कह सकते हैं। भाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो है, 120 डिग्री का एंगल भी है, बस कंप्लीटली डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये साइक्लोब्यूटेन तो एरोमेटिक नहीं है, आपको बता दिया, ठीक। अब आ जाओ रिएक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है। चेयर एंड बोट फॉर्म को याद रखना है आपको, ठीक है, मैसेंजर, फेसबुक का मैसेंजर, ठीक है। आ जाओ रिएक्शन ऑफ बेंजीन, रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन की रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन दिखा है। अभी सबसे शुरुआत में हमने यही बताया था कि हम ESR करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के से पहले हम ये जान ले, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, एंड ये फ्री रेडिकल क्या होते हैं। तो एक्चुअली ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, ये अटैकिंग स्पीसीज के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से, अटैकिंग स्पीसीज के नाम से जाने जाते हैं। तो ध्यान देना, ये काम की चीज़ है, ठीक है, अटैकिंग स्पीसीज। अब यहाँ पे देखना, ये 3 प्रकार की होती है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, दे आर नेगेटिव और न्यूट्रल कंपाउंड, या अपन एलिमेंट भी कह सकते हैं, या तो नेगेटिव होंगे या न्यूट्रल होंगे
ठीक है। और ये बिहेव कैसा करेंगे, इट बिहेव्स लाइक लुईस बेस, इट बिहेव्स लाइक लुईस बेस, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाए, जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, ठीक है। सपोज एग्जांपल देखना है इसके कैसे हैं, OH ROH है, ठीक है, NH2 है, ठीक, साइनाइड है, ROR है, मतलब ये एथाइल ग्रुप, ईथर ग्रुप, ठीक है। ये सारे किसमें आते हैं आपके, ये सारे किसमें आते हैं आपके न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आते हैं, न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रोफाइल, दे आर पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रल स्पीसीज, they are behave like Lewis acid, they are behave like Lewis acid, ठीक है। जैसे क्लोराइड पॉजिटिव, ठीक है। जहां पर भी देखना आपने, जहां पर भी एक पॉजिटिव चार्ज आया मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अब जो नाम से समझना, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है। मतलब यह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखेगा, ठीक है। तो अपन इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि दे एक्सेप्ट, ठीक है, दे आर कैपेबल टू एक्सेप्ट, दे आर कैपेबल टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वे क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं, ठीक है। अब आते हैं फ्री रेडिकल पे, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल क्या है आपका, फ्री रेडिकल जैसे क्लोराइड फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है, मेथाइल फ्री रेडिकल बन गया, ब्रोमाइड फ्री रेडिकल बन गया। फ्री रेडिकल मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या बन गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं अपन, फ्री रेडिकल। तो दे आर अटैकिंग स्पीसीज, अभी अपन किस पे फोकस करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन पे, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं बेंजीन में ESR रिएक्शन कैसी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन, ESR रिएक्शन इन बेंजीन, ठीक है। तो सब देखना बेंजीन में जैसे भी अपन क्लोरीन की रिएक्शन, जैसे अपन पहले बात करते हैं हेलोजिनेशन की, हेलोजिनेशन, या तो हेलोजिनेशन का क्या मतलब होता है, या तो क्लोरीन ब्रोमाइड, क्लोराइड ब्रोमाइड की अपन रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो बेंजीन की रिएक्शन हमने किससे करवाई, क्लोरीन से करवाई, बेंजीन की रिएक्शन हमने किससे करवाई, क्लोरीन से करवाई। देखो ये होता है क्लोरीन Cl2, इट्स कॉल्ड क्लोरीन, Cl क्लोराइड आयन, ठीक है, Cl पॉजिटिव, ये क्या होगा, क्लोराइड इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो यहां पे क्या बनता है, जब ये ब्रेक डाउन होता है Cl2 तो किस में टूटता है, क्लोराइड पॉजिटिव में टूट जाता है, ठीक। तो यह क्लोराइड पॉजिटिव मतलब यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यह एक इलेक्ट्रॉन किससे गेन करने की कोशिश करेगा, बेंजीन से। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन, क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, सल्फोनेशन की, सल्फोनेशन इन बेंजीन, ठीक है। तो जब भी हम क्लोरोसल्फोनिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन से, क्लोरोसल्फोनिक एसिड देखना, ये किसी किसी बुक में अलग तरीके से भी लिखा रहता है, ठीक है। जैसे हम इसको नॉर्मल ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, इस तरह से भी, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, SO2ClOH, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लोरोसल्फोनिक एसिड, ठीक है।
जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो जो सल्फोनिक ग्रुप होता है यहाँ पे आके जुड़ जाता है, किस पे, बेंजीन पे आके जुड़ जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब बात करते हैं बेंजीन पे अपन नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन में भी क्या होगा, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के जैसे काम करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल बनते कैसे हैं देखना, नाइट्रेशन से समझ में आएगा आपको। नाइट्रेशन इन बेंजीन, तो पहले तो मैं आपको पूरी रिएक्शन ही बता दूं, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होते हैं ये बताते हैं, ठीक है। बेंजीन में हम HNO3 की रिएक्शन करवाते हैं, नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करवा दी, ठीक है। जब बेंजीन की रिएक्शन हमने नाइट्रिक एसिड से करवा दी, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा आपका, नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा, ठीक है, नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे हुआ यह देखना, ये जो नाइट्रिक एसिड है और यह जो H2SO4 है ये रिएक्शन करेंगे और इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे, देखिएगा। HNO3, ठीक है, H2SO4, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे, HOHNO2। अब यहाँ पे देखना ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और नाइट्रोजन पे अभी कुछ भी नहीं है, ठीक। अब जब नाइट्रोजन पे कुछ नहीं है तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। जब भी किसी भी एलिमेंट्स पे या एटम पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब यह है इसका मतलब क्या है, एक मिनट बता, ठीक है, यहाँ पे जैसे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है। अब यह इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से तो एक गेन करने की टेंडेंसी रखेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से गेन करेगा, यहाँ नाइट्रोजन से गेन कर लेगा। तो यह किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, इस वाले कंपाउंड में, H2O में, और N, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको भी अपन क्या बोलते हैं, NO2। अपन इसको लिखने के लिए अपन ऐसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जब भी नाइट्रोजन की वैलेंसी बढ़ती है मतलब एक पॉजिटिव चार्ज उसमें भी आ जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल है। तो यह क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के जैसे वर्क करेगा। और इलेक्ट्रोफाइल कैसे वर्क करते हैं, लुईस एसिड की तरह वर्क करते हैं। और लुईस एसिड की तरह वर्क करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा, और यह क्या बना लेगा, नाइट्रो बेंजीन। यह इलेक्ट्रॉन इसको कहाँ से मिलेगा, बेंजीन से मिल जाएगा, तो क्या बनाता है, नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। तो ये 3-4 रिएक्शन है, जैसे हेलोजिनेशन है, आपका सल्फोनेशन है, नाइट्रेशन है, ठीक है। अभी एक आएगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो पहले अपन क्या देखते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, अब यहां पे अपन बेंजीन की रिएक्शन किससे करवा दी, AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 से करवा दी। किसकी प्रेजेंस में, CH3 की प्रेजेंस में। क्या बन जाएगा आपका, टालुइन बन जाएगा, ठीक है। मतलब हम इसकी रिएक्शन करवा दें किससे, एनहाइड्रस, इसको बोलते हैं हिंदी में निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड से, तो क्या बन जाएगा, टालुइन। इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। वहीं अपन इसकी रिएक्शन, बेंजीन की रिएक्शन किससे करवा दें, एसिटिक एनहाइड्राइड से। अब एसिटिक एनहाइड्राइड क्या है, अब लेब में यूज नहीं होता है या बैन हो गया है, तो हम इसकी जगह क्या लेते हैं, नॉर्मली एसिटाइल क्लोराइड लेते हैं। तो बेंजीन की रिएक्शन हम एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाए, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में।
तो क्या बनेगा आपका एसीटोफिनोन। क्या बनता है? एसीटोफिनोन। इसको इधर साइड लिख देते हैं, ठीक है। क्या बनेगा आपका? एसीटोफिनोन बन जाएगा, COCH3। इसको बोलते हैं बेटा एसीटोफिनोन, ठीक है। तो यह क्या हो गया? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट, भाई अपन एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। और जब हम एल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन करवा रहे थे वहां पर, तो क्या बनेगा? एल्काइलेशन, ठीक है। अब आ जाओ सिंथेसिस ऑफ बेंजीन पे। सिंथेसिस ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं बेंजीन की सिंथेसिस के, जैसे अपन एसिटाइल की रिएक्शन करवा दो, रेड हॉट ट्यूब से उसको पास करवा दो, ठीक है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, तो क्या बन जाएगा आपका? बेंजीन बन जाएगा। सोडियम बेंजोएट की रिएक्शन करवा दो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका? बेंजीन बन जाएगा। या फिनॉल का ऑक्सीडेशन करवा दो जिंक ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा? बेंजीन। तो पहले देखते हैं अपन एसिटाइलिन की रिएक्शन। तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलिन की लेते हैं अपन। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलिन लिया, उसको अपन रेड हॉट ट्यूब से पास करवाया। रेड हॉट ट्यूब का मतलब ये है कि अगर 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर है तो ट्यूब अपने आप रेड हॉट हो ही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ 600 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर लिया जाता है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका? बेंजीन। सिंपल, इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक। दूसरी रिएक्शन क्या है सिंथेसिस की, बेंजीन की सिंथेसिस की? फ्रॉम सोडियम बेंजोएट, ठीक है। सोडियम बेंजोएट, देखो बेंजीन है, उसमें अपन क्या कर देते हैं? एक कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दो, तो क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड, ठीक है। यहीं से अपन क्या करेंगे? ठीक है, यहां पे क्या करेंगे अपन? एक सोडियम लगा दो, तो क्या बन जाएगा? ये सोडियम बेंजोएट। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किससे? NaOH से। किसकी प्रेजेंस में? कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में करवा देते हैं, ठीक। तो क्या बन जाएगा आपका? ये बेंजीन बन जाएगा, CO2 चली जाएगी बाहर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट बाय प्रोडक्ट बनेगा इसका, ठीक। तो यहाँ बेंजीन क्या है? आपका मेन प्रोडक्ट है, और सोडियम कार्बोनेट क्या है? आपका बाय प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। ऐसे ही तीसरी रिएक्शन है बेंजीन की प्रिपरेशन की, तीसरी सिंथेसिस है, ठीक है। देखना, इसमें अपन क्या करते हैं? फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं किससे? जिंक से। फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं किससे? जिंक से, ठीक है। तो क्या बनता है? बेंजीन, ठीक है। और जिंक ऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी रिएक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा था? एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन। फिर से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से दिखा रहे थे हकल्स रूल के एरोमेटिक कंपाउंड। अपन बेंजीन को एरोमेटिक क्यों कहते हैं? 3 कारण से कहते हैं, ठीक है। कि कंपाउंड शुड बी, हकल्स रूल क्या बोलता है? कंपाउंड शुड बी ट्राइगोनल, कंप्लीटली डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और इट शुड बी फॉलोज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये तीनों चीजें फॉलो करता है, और ये तीनों चीज जो कंपाउंड ये 3 चीज को फॉलो करेगा वह एरोमेटिक कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये अपन ने बेंजीन का एग्जांपल दिया था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ?
यहाँ n इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रिंग। तो जैसे अपन ने देखा बेंजीन में कितने बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब उसे 4n+2 में अपन फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं, 4 इंटू 1, रिंग कितनी 1 है, प्लस 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और हो भी रहे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कहलाएगा आपका एरोमेटिक। मेन चीज क्या थी, कंपाउंड ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए। तो कंपाउंड को ट्राइगोनल प्लेनर होने के लिए क्या चीज होता है, तीनों दिशाओं में, कंपाउंड को तीनों दिशाओं में 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होना चाहिए था। ठीक है, तो इधर भी 120 डिग्री है, इधर भी 120 डिग्री है और इधर भी 120 डिग्री है। ठीक, तो यह क्या कहलाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक, और डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन तो है। मेन चीज कहां पे समझने वाली थी, पायरोल में। पायरोल में 2 पाई बॉन्ड दिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन यह भी एरोमेटिक है। क्यों एरोमेटिक है, क्योंकि यहाँ पे जो इसके ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के ऊपर, वह डीलोकलाइज होते रहता है। और हमने बताया था कि जो जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा हो तो उसको अपन क्या काउंट करते हैं, उसको अपन काउंट करते हैं एज अ डबल बॉन्ड, एज अ पाई इलेक्ट्रॉन। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं हो रहा हो तो उसको अपन एज अ सिग्मा बॉन्ड वो करते हैं। ठीक है, तो इतनी ही चीज़ थी बेटा समझने के लिए। ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं, आगे का टॉपिक अपन बाद में कंटिन्यू करेंगे। ठीक, थैंक यू।